हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। कई लोगों की फरमाइश थी कि सर क्लास 12 का एक वीडियो बनाइए यूपी बोर्ड का। तो आज पहला चैप्टर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसमें 2-3 हेडिंग कवर करेंगे। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, डेरिवेशन। ठीक है, तो इतने 2-3 टॉपिक हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे से आप उस लेक्चर को सुनिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। और स्टार्ट करने से पहले आपका अखिल फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। इसी तरह हमारे चैनल को आप प्यार करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर आपका है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो ये हेडिंग है आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र देखिए, वैद्युत क्षेत्र समझ जाएंगे क्योंकि जो फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर है उसमें आपका वैद्युत क्षेत्र कई जगह आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो धीरे धीरे एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। देखो, वैद्युत क्षेत्र मान लो एक ऐसे कोई चार्ज रखे हैं, डिफिनीशन मैं आपको बता रहा हूँ। एक चार्ज यहाँ रखा गया, तो ये आपको पता होगा कि जब किसी चार्ज को रखते हैं तो अपने चारों तरफ एक इफेक्ट बनाता है। जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हमने रखा और यहाँ पर हम एक Q1 चार्ज, एक पॉजिटिव Q1 चार्ज रख दिए। अब यहाँ पर हमने एक निगेटिव चार्ज रखा या कोई पॉजिटिव चार्ज रख दिए Q2। अगर इसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा इससे, तो ये हो सकता है कि ये इसको, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा या रिपल्सन, प्रतिकर्षित करेगा ना इसको। तो मान लो ये यहाँ पर इसको नहीं प्रतिकर्षित कर पा रहा, तो इसको नहीं प्रतिकर्षित कर पा रहा, इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट, इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं है। आ रहा बात समझ में। यहाँ पर ये देखो, इसको, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, धनात्मक आवेश ये भी है, धनात्मक आवेश ये भी है। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन मान लो ये बहुत दूरी पर रखा हुआ, तो इसको ये प्रतिकर्षित नहीं कर पा रहा, इसका मतलब ये इस पर कोई बल नहीं लगा पा रहा है। प्रतिकर्षित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, तो इस पर बल नहीं लगा पा रहा। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को, इस आवेश को और पास में लेके आते हैं। मान लो यहाँ पर लेके आए, यहाँ भी बल नहीं लगाया, नहीं प्रतिकर्षित किया, और पास में लेके आए, यहाँ भी नहीं प्रतिकर्षित किया। जैसे यहाँ पर लेके आए, प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। अरे बात सुनिए, यहाँ मान लो एक पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, तो जैसे डी पर लेके आए, ए पर लेके आए, प्रतिकर्षित नहीं किया, बी पर लेके आए, प्रतिकर्षित नहीं किया, सी पर लेके आए, प्रतिकर्षित नहीं किया। जैसे हम इसको लेके डी पे रखे, तुरंत ही प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रभाव यहाँ तक है, यहाँ इसका प्रभाव नहीं है। अरे बात सुन में, तो किसी आवेश को रखेंगे तो वो अपने चारों तरफ एक प्रभाव बनाता है, एक क्षेत्र बनाता है। मतलब क्या, मान लो चार्ज को हमने यहाँ रखा, प्रतिकर्षित नहीं किया, Q2 को यहाँ लेके आए, अभी भी प्रतिकर्षित नहीं किया, जैसे यहाँ लेके आए, प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। अरे बात सुनिए, तो ऐसे इधर से लेके आएंगे, तो यहाँ लेके आए, नहीं प्रतिकर्षित किया, यहाँ लेके आए, नहीं प्रतिकर्षित किया, यहाँ लेके आए, प्रतिकर्षित करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आवेश रखा हुआ है, ये अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाएगा। इस फील्ड के अंदर अगर किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, इस क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे आवेश को लेके आएंगे, तो उस आवेश को या तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा, या तो प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये मान लो प्लस है और प्लस को लेके आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। अगर ये प्लस है और माइनस को लेके आएंगे तब क्या करेगा, आकर्षित करेगा। अरे बात सुन, मतलब हर चीज़ का, जैसे कोई एक सीएम है, तो सीएम का क्या होता है, सीएम जो होता है उनका जो फील्ड होता है वो एक स्टेट का होता है, अदर स्टेट में उनका कोई वो नहीं हो सकता कि हस्तक्षेप रहे। ऐसे एक पीएम है, तो पीएम का जो हस्तक्षेप होगा ये पूरे आपके कंट्री में होगा, बाहर नहीं होगा, पूरे देश में रहेगा। ऐसे एक प्रधान कोई है, तो प्रधान का जो फील्ड रहेगा वो उसका गांव रहेगा। तो ऐसे कोई चार्ज को रखेंगे जब, तो इस चार्ज को रखेंगे, इस आवेश को रखेंगे, तो अपना एक फील्ड बनाएगा। उस फील्ड के अंदर किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, उस क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, तो या तो उसको आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। वो निर्भर करता है कि हम आवेश कैसा ला रहे हैं और कौन सा आवेश रखा है।
हो गया क्लियर। ऐसे इधर से लाएंगे तब भी ये यहाँ प्रतिकर्षित करेगा, यहाँ मान लो प्रतिकर्षित किया, यहाँ से प्रतिकर्षण स्टार्ट होगा। आ रहा बात समझ में? तो ये अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, एक क्षेत्र बनाएगा। अब इसका क्षेत्र सर्कुलर नहीं है, ये वृत्तीय नहीं होगा, क्योंकि देखो हम एक चार्ज ये रखे, एक आवेश रखे, मान लो Q1 ये है, ये Q1 है, और हम Q2 को ऐसे लेके आ रहे हैं, तो इधर से लाएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेगा, इधर से लाएंगे तब भी तो करेगा भाई, इधर से लाएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेगा, इधर से लाएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेगा, इधर से लेके आएंगे तब भी प्रतिकर्षित करेगा। तो ये अपना जो क्षेत्र होता वो ऐसे बनाता पूरा, एक गोलाकार टाइप का। समझ में आ रहा बात? ये गोलाकार टाइप का ऐसे क्षेत्र बनाएगा, वृत्तीय नहीं बनाएगा। बोर्ड में हम वृत्तीय ही बना पाएंगे, इसलिए ऐसे दिखा रहे हैं। ये अपना चारों तरफ क्षेत्र बनाएगा, जैसे एक मोमबत्ती को जलाते हैं तो अपना चारों तरफ प्रकाश करता है, तो ऐसे जब किसी आवेश को रखेंगे तो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाता है, और उस क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को अगर लाएंगे तो या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करेगा। जैसे मान लो इसको यहाँ रखे, ये क्या किया, यहाँ पर क्षेत्र बनाया। अब हम दूसरा आवेश लेकर आ रहे हैं, तो दूसरे आवेश को लेके आ रहे हैं तो ये इसको क्या कर रहा, प्रतिकर्षित कर रहा। अगर मान लो हम -Q3 चार्ज लेकर आए, तो ये जैसे Q3 को यहाँ लेके पहुँचेंगे, यहाँ नहीं फोर्स लगा पाया, जैसे यहाँ पर लेके पहुँचेंगे ये बल लगाना स्टार्ट कर देगा। कौन सा बल लगेगा, आकर्षण का। तो अगर प्लस है और यहाँ माइनस लेके आएंगे तो आकर्षित करेगा, प्लस लेके आएंगे तो प्रतिकर्षित करेगा। तो दोनों प्रकार का ये आवेश बल अनुभव कर सकता है। इसका मतलब क्या है, वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन क्या होता है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करे या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता हो, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आ रहा बात समझ में? किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। अब आकर्षण प्रतिकर्षण का मतलब यही है, देखो जैसे ये प्लस चार्ज रखे, धनात्मक आवेश है, इसको लेके आएंगे तो ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, इसको लेके आएंगे माइनस वाले को तो आकर्षण का अनुभव करेगा। आ रहा बात सुन में? तो डिफिनीशन क्या है तो इसका डिफिनीशन मैं लिख रहा हूँ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर, दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, वैसे हम बोल दिए थे उतना ही काफ़ी था। किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर वह आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये समझ में आया? तो ये होता वैद्युत क्षेत्र। किसी आवेश को, ऐसे किसी चुंबक को रखेंगे तो अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। आवेश को रखेंगे तब अपने चारों तरफ क्या बनाएगा, वैद्युत क्षेत्र। इतना बात समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, तब हटाएं इसको। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नेक्स्ट पॉइंट है। वैद्युत क्षेत्र, 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। वैद्युत क्षेत्र एक कवर करेंगे, एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन व्यंजक। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लें तो हटाएं। नेक्स्ट है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? देखो, वैद्युत क्षेत्र समझ में आया होगा आपको। तीव्रता का मतलब बता रहा हूं क्या हो। जैसे मान लो हमने एक आवेश यहां रखा Q1, कोई प्लस Q1 आवेश, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मान लो इसका नहीं है, इसका प्रभाव यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ रखे तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, इसका प्रभाव यहाँ पर है, ए पॉइंट पर।
Q2 को रखे, B पर भी मान लो इसका प्रभाव है, Q2 का प्रभाव, इसका जो क्षेत्र है मान लो ये यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ऐसे में किसी आवेश को रखेंगे वो अपने चारों तरफ छेद बनाएगा, उसी को कहेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो इसका क्षेत्र यहाँ तक फैला है। अब आपसे कोई पूछे A और B और C कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा होगा, अच्छा किसको ज़्यादा तेज प्रतिकर्षित करेगा, इसको C पर रखे हुए आवेश को या A पर या B पर, किसको, C पर, C पर रखे हुए आवेश को ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। रीज़न क्या, ये दूरी बहुत कम होगा, जितना पास आएगा उतना ज़्यादा प्रतिकर्षण होगा। कूलाम के नियम में ही बताया गया, दूरी ज़्यादा होगा बल कम होगा, और दूरी कम होगा तो बल ज़्यादा लगाएगा, तो इसको ज़्यादा प्रतिकर्षित करेगा। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ वैद्युत क्षेत्र और ज़्यादा तीव्र होगा। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा इसका प्रभाव यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, यहाँ और कम होगा, धीरे 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 कम होता चला जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, कैसे पता करेंगे, जैसे मान लो एक चुंबक है आपके पास, तो चुंबक का अगर हमें पावर पता करना हो कि ये चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली है या कम शक्तिशाली है, कैसे पता करते हैं, लोहे का टुकड़ा लेके आएंगे, भाई ये तो काम करेंगे, लोहे का टुकड़ा लेके आएंगे, अगर लोहा उसको अगर लोहे के टुकड़े को अगर ज़्यादा तेज खींच रहा है तो बोल देंगे ज़्यादा पावरफुल है, धीरे खींच रहा, कम खींच रहा है, कम पावरफुल है। आ रहा बात समझ में। तो यहाँ पर ऐसे हम क्या करेंगे, इसका तो जो हम क्या करते हैं, चुंबक का पावर चेक करते हैं लोहे की सहायता से, समझ में आया। तो ऐसे हम इसका पावर चेक करना, तो हम देख के नहीं बता पाएंगे कि इसका वैद्युत क्षेत्र यहाँ कितना है, इसका मान कितना होगा, ये नहीं बता पाएंगे। तो कैसे पता करें इसका मान कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। परीक्षण का मतलब बता रहा हूँ क्या होता है, आप बार बार सुनते होंगे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश। हम क्या करेंगे, एक आवेश लेकर आएंगे, Q0 जिसको बोलते हैं, एक आवेश लेकर आएंगे, यहाँ रखे मान लीजिए Q0 को। अब इसको Q0 से ही क्यों लिखा गया बताएंगे। एक हम उस आवेश को यहाँ रखे और उस आवेश को यहाँ ले जाके रखे। अरे बात सुनिए, तो जहाँ ज़्यादा बल लगेगा, मान लो यहाँ पर हमने रखा, कुछ बल लगा, यहाँ कुछ बल लगा, तो जहाँ ज़्यादा बल लगेगा वहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है। जहाँ बल कम लगेगा, सेम आवेश है, Q0 Q0 Q0, ज़्यादा बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा है, कम बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम है। आ रहा बात समझ में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मान लो हमने क्या किया, Q0 को यहाँ पर ले जाके रखा, ए P पॉइंट कोई है उस पर ले जाके रखा, इस पर लगा बल मान लो आपका F बल लगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती, एकांक कूलाम परीक्षण आवेश को देखो, इसका वैद्युत क्षेत्र हम चेक कर रहे हैं, किसकी सहायता से, इसकी सहायता से, इस Q0 की सहायता से। आ रहा बात समझ में। हम इसका वैद्युत क्षेत्र चेक कर रहे हैं, इस Q0 की सहायता से चेक कर रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है, परीक्षण आवेश। आ रहा बात समझ में। इसका नाम होता है परीक्षण आवेश, इसकी सहायता से इसका वैद्युत क्षेत्र चेक कर रहे हैं, तो इसका नाम रख दिए हैं परीक्षण आवेश। तो डिफिनीशन क्या होता है ये बता रहा हूँ। मान लो हमने क्या किया, एक चार्ज रखा Q1, कोई Q1 रखे, और यहाँ एक चार्ज रखे Q2। समझना ध्यान से, भाई डिफिनीशन कैसे बनाए हैं वो ध्यान से समझना। यहाँ Q1 रखे, यहाँ Q2 रखे। हमने क्या किया, इससे 2 मीटर और इससे भी 2 मीटर दूरी पर एक हमने 5 कूलाम का आवेश रखा, और यहाँ रखा 7 कूलाम का आवेश। समझना ध्यान से, यहाँ 5 कूलाम का रखा, यहाँ 7 कूलाम का रखा, और जब यहाँ 5 कूलाम का रखे तो इस पर लगा बल आपका 50 न्यूटन। कितना, 50 न्यूटन बल लगा। और यहाँ 7 कूलाम का रखे तो यहाँ लगा 56 न्यूटन बल। समझ में आ रहा बात। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इस वाले को भी बाद में डिफिनीशन समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, एक 50 न्यूटन का 5 कूलाम का आवेश Q1 के सामने रखा 2 मीटर पर, फिर हमने Q2 के सामने 2 मीटर पर 7 कूलाम का रखा, तो ये वाला इस पर बल लगाएगा। भाई दो आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं, प्रतिकर्षण का बल, यही तो कूलाम का नियम था। तो हमने इसको रखा 7 कूलाम, इसको रखा 5 कूलाम, तो ये क्या किया, 2 मीटर पर रखे हुए आवेश पर बल लगाया कितना, 50। ये 7 पर लगाया बल 50। कोई पूछे वैद्युत क्षेत्र कहाँ ज़्यादा, अच्छा आप सोचना बल कहाँ ज़्यादा बताना, पहले में या दूसरे में। बल यहाँ ज़्यादा है, लेकिन अगर कोई पूछे कौन सा आवेश ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र बना रहा, Q1 वाला या Q2 वाला,
भाई देखो ये बल लगाया 56 का, लेकिन 60 पर लगाया है, ये 5 पर ही 50 लगाया। अच्छा ये 1 पर कितना लगाएगा? भाई आपको कंपेयर करना है कि कहाँ ताकत ज़्यादा है, Q1 की ताकत ज़्यादा है या Q2 की ताकत ज़्यादा है। आपको ये चेक करना है कि Q1 का ताकत ज़्यादा है या Q2 का ताकत ज़्यादा है। आ रहा बात समझ में? तो Q1 का ताकत ज़्यादा या Q2 का ताकत ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे, दोनों को सेम करेंगे ना भाई। यहाँ अलग 5 कूलाम रखे हैं, यहाँ 7 कूलाम रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों जगह सेम करेंगे। यहाँ भी 1 कूलाम रखेंगे, यहाँ भी 1 कूलाम रखेंगे। कभी भी कंपेयर करना हो, तुलना करना हो, तो एक चीज़ कॉमन करना पड़ता है। जैसे आपको पेपर जब दिलाते हैं तो एक चीज़ सबका सेम कर दिया जाता है, सबकी टाइमिंग सेम कर दी जाती है भाई। इसीलिए तो देखो पेपर आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में क्या होता है, एग्ज़ाम में तुलना ही तो करते हैं एक दूसरे से कि हाँ ये कौन सा टॉपर है, कौन सा उससे कम है, तो उसमें टाइमिंग सेम कर देते हैं। अगर टाइम कम ज़्यादा किसी को दिया जाए, ज़्यादा टाइम किसी को कम टाइम, तब क्या होगा, एग्ज़ाम में हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम वैद्युत क्षेत्र का तुलना करना चाहते हैं, इसका और इसका, तो हमें यहाँ एक चीज़ सेम करना पड़ेगा। तो 5 कूलाम को लाने पे 50 न्यूटन लगा, तो 1 कूलाम को लाने पे कितना लगेगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन बल लगेगा कितने कूलाम को लाने पर कूलाम। और यहाँ लगेगा देखना 7 कूलाम पे 56 न्यूटन, तो 1 कूलाम पे कितना बल लगेगा, 8 न्यूटन। 8 से तो 56 होगा ना, तो 8 न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ 1 कूलाम पर बल 8 है और यहाँ 1 कूलाम पर बल 10 है। इसका मतलब ये वाला ज़्यादा बल लगा रहा है और ये वाला कम, तो इसने वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा बनाया है, इसने वैद्युत क्षेत्र कम बनाया है। आ गया बात समझ में? तो 1 कूलाम पर जितना बल लगेगा उसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो अब लिख रहा हूँ डिफिनीशन, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हाँ अब सुनो, एक क्यू चार्ज रखे और हम चेक करना चाहते हैं इसका वैद्युत क्षेत्र, तो हम किसी आवेश को लाएंगे तब तो चेक कर पाएंगे। अभी देखो एक लेके आए थे 5 कूलाम 7 कूलाम, तो ऐसे जिस आवेश को लेके आते हैं ना उसके हेल्प से मतलब वैद्युत क्षेत्र इसका चेक कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं परीक्षण आवेश। इसका हम वैद्युत क्षेत्र चेक कर रहे हैं इसकी सहायता से, इसलिए इसका नाम है परीक्षण आवेश। क्यू नॉट को क्या कहेंगे, परीक्षण आवेश। तो डिफिनीशन क्या होता है, एकांक कूलाम परीक्षण आवेश पर, एकांक कूलाम परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर, यह डिफिनीशन पूछा जाता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है। वैद्युत क्षेत्र नहीं पूछा जाता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा जाता है कि क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो एकांक कूलाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को, लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, कि तीव्रता कहते हैं। ये है डिफिनीशन आपका, ठीक है। मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ क्यू आवेश रखे और हमने यहाँ क्यू नॉट ला के रखा, तो इस पे बल लगा F, इस पे कितना बल लगा F, तो क्यू नॉट पर F बल लगा, तो एकांक कूलाम पे कितना लगेगा भाई। क्यू नॉट ला के रखे, अब क्यू नॉट का मान जैसे भी एग्जाम्पल आपको दिए थे, ये Q1 आवेश है और क्यू नॉट का मान मान लो 7 कूलाम है और इस पे लगा 56 न्यूटन का बल, समझ में आया। इसको क्यू नॉट कह दिए, इसको, ये क्यू नॉट है और बल कितना लगा 56, समझ में, ये F है आपका। तो 1 कूलाम पर कितना लगेगा, 8 लगेगा ना भाई। 7 पे 56 तो 1 पे 8, और 1 पे जितना बल लगेगा उसी को बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। आ रहा बात समझ में? क्यू नॉट पर नहीं, 1 पर जितना बल लगेगा। तो कैसे 1 पर कितना बल लगेगा इस एग्जाम्पल में भाई, देखना 7 कूलाम पे 56, तो 1 पे लगेगा 8 न्यूटन पर कूलाम। ये है वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का मान इतना है। कुछ आ रहा बात समझ में? तो यहाँ पर हमने क्यू ना, तो अच्छा ये 8 कैसे आया था, बल में से किसका डिवाइड किए थे भाई। फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ Q1 मान लो चार्ज है और 7 कूलाम को रखे और बल लगा 56 न्यूटन, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र कोई पूछेगा कितना होगा, तो 7 कूलाम पे लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र नहीं कहेंगे, 1 पर जितना बल लगेगा उसी को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो 1 कूलाम पे कितना बल लगेगा, 8 न्यूटन पर कूलाम, तो ये है वैद्युत क्षेत्र। तो कैसे आया 8, इसमें इसका डिवाइड कर देंगे, तो मेरा बल में किसका डिवाइड कर देंगे, आवेश का, जितना आवेश रखा होगा। तो यहाँ से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, डिफिनीशन है एकांक कूलाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं।
और वैद्युत क्षेत्र इससे ई से व्यक्त करते हैं, तो ई बराबर क्या होगा, एफ अपान क्यू नॉट, बल में आवेश का भाग दे दो। आ रहा बात समझ में, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, बल में क्या करेंगे, आवेश का भाग दे देंगे, वैद्युत क्षेत्र निकल जाएगा। इतना आया बात समझ में। अभी मतलब बता रहा हूँ इसका। अब मान लो, अच्छा बल कौन सी राशि, सदिश की अदिश, सदिश है तो इसके ऊपर तीर लगा देंगे। आवेश कैसी राशि है, अदिश, आवेश सदिश राशि होती है। वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि होती है, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, ये ऐसे, समझ में आया, वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि होती है, ये बात समझ में आया। तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मात्रक क्या होगा, यही मात्रक लिख दे रहा हूं, मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, बल का मात्रक, तो इसका हम मात्रक निकालने जा रहे हैं, किसका, ई का, तो ई का वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, समझ, न्यूटन पर कूलाम। अरे बात सुन में, बीमा क्या होगा, बीमा, तो ये बीमा साइड में लिख दे रहा हूं, बीमा, बीमा ये सदिश राशि है, ये भी याद रखना सदिश राशि है। धीरे धीरे पूरे चैप्टर का नोट्स बना देंगे आपको, मतलब सॉरी पूरे चैप्टर का लेक्चर बना देंगे। ये सदिश राशि है। बीमा क्या होगा इसका, तो बीमा यहाँ से लिखेंगे, बीमा हमेशा मात्रक से लिखते हैं, तो न्यूटन से बीमा क्या लिखते हैं, याद है, अगर कहीं न्यूटन मिल जाए तो बीमा लिखेंगे MLT-2, और कूलाम से बीमा क्या लिखेंगे, AT, कूलाम से बीमा AT लिखते हैं। कहीं कूलाम मिलेगा बीमा AT लिखेंगे, न्यूटन मिलेगा बीमा MLT-2 लिखेंगे। अब यहाँ से इसको सही कर लो, M और L, T के पावर 1 है नीचे, ऊपर जाएगा -1, तो कितना आ जाएगा, -3, और ये A के पावर ऊपर जाएगा -1, तो ये इसका बीमा होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, एकांक कूलाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, मात्रक होगा न्यूटन पर कूलाम, बीमा होगा MLT-3A-1। आगे बढ़े, तो ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका एक एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर मैं कर दे रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब बताने जा रहे हैं क्या है, जैसे मान लो एक आवेश हमने यहाँ रखा और यहाँ पर कोई कहे वैद्युत क्षेत्र है 20 न्यूटन पर कूलाम, इस पॉइंट पर, इसका मतलब क्या है ना, इसका मतलब ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया है 20 न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब क्या कि अगर 1 कूलाम आवेश को रखेंगे कितना बल लगाएगा, 20 न्यूटन। अगर हमने यहाँ 4 कूलाम ला के रख दिया तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, तो बल होगा, देखो 1 कूलाम पर बल कितना है 20, तो 4 पर कितना लगेगा, तो 80 लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। अगर मान लो कहीं वैद्युत क्षेत्र दिया है 20 न्यूटन पर कूलाम, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम, और वैद्युत क्षेत्र यहाँ दिया 20 न्यूटन पर कूलाम, तो हम जैसे 4 कूलाम को रखेंगे तो उस पर बल कितना लगेगा, 1 को रखने पर 1 कूलाम पर बल 20 लग रहा है, तो 4 पर कितना लगेगा 80, तो कैसे 80 आएगा, दोनों का गुणा कर देंगे। वैद्युत क्षेत्र में आवेश का क्या कर देंगे, जितना आवेश रखेंगे उसमें वैद्युत क्षेत्र का गुणा कर देंगे। आया बात समझ में। तो ये अभी काम आएगा आपका, अगर कोई Q आवेश ई वैद्युत क्षेत्र में रखा है, मान लो एक जगह वैद्युत क्षेत्र ई बना है और वहाँ पर हम Q आवेश लाकर रख दिए, मान लो वहाँ पर हमने Q आवेश लाकर रख दिया, तो अगर कोई पूछे इस पर बल कितना लगेगा, ई वैद्युत क्षेत्र कहीं पर बना हुआ है, हमने Q आवेश रखा तो बल कितना लगेगा, तो वैद्युत क्षेत्र में आवेश का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, बल निकल जाएगा। आया बात समझ में। मान लो कहीं पर वैद्युत क्षेत्र बना है, यहाँ मान लो कोई बोल दिया कि वैद्युत क्षेत्र 30 न्यूटन पर कूलाम का बना है, और यहाँ पर 5 कूलाम लेके आए, कोई पूछे बल कितना लगेगा, तो 1 कूलाम पर 30 न्यूटन, तो 5 पर कितना लगेगा 150, तो भाई के कैसे आएगा, दोनों का गुणा कर दो, वैद्युत क्षेत्र का और आपस में आवेश का क्या कर दो, गुणा कर दो, वैद्युत क्षेत्र में आवेश का क्या कर दो, गुणा कर दो। आ रहा बात समझ में। तो ये भी याद रखना आप, कोई Q आवेश ही वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो उस पर लगने वाला जो बल होगा वो Q × E के बराबर होगा। अब तो आपको वैद्युत क्षेत्र क्लियर हो गया होगा क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समझ में आया। एक मिनट और बता दे रहा हूँ एक चीज़ इसी में। अभी देखो 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरे चैप्टर को हम 2 से 3 घंटे में करा देंगे, लेकिन अभी क्या है ना, आप अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलो। अब मान लो हमने एक आवेश यहाँ रखा Q1 और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र है 20 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ वैद्युत क्षेत्र है 15 न्यूटन पर कूलाम, यहाँ वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जाएगी वैद्युत क्षेत्र घटता जाएगा। आ रहा बात सुन में। तो यहाँ 20 है, यहाँ 15 है, यहाँ 10 है मान लो,
हमने क्या किया, 2 कूलाम यहाँ रखा, 2 कूलाम को वही आवेश को यहाँ रखा, वही आवेश को यहाँ रखा। कहाँ बल ज़्यादा लगेगा बताना भाई? यहाँ बल कितना लगेगा, 1 पर 20, 1 कूलाम पर 20 तो 2 पर 40। यहाँ बल कितना लगेगा 30। यहाँ बल समझ में आ रहा होगा, 1 पर 10 तो 2 पर कितना लगेगा 20। ये बल का मान है। आ रहा बात समझ में पूरा? अब उम्मीद करता हूँ पूरा क्लियर हो गया होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक, विमा, ये सब याद रखना आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, डेरिवेशन है आपका ये। किसी बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आपका हेडिंग है, ठीक है। कि एक सिंगल आवेश हमने रखा, मतलब एक चार्ज मान लो हमने क्यों रख दिया, और इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज के कारण हमें किसी पॉइंट पर, यहाँ पर मान लो हमने क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र। बार बार आप देखो एक फार्मूला निकालना पड़ेगा। एक आवेश के कारण हम बार बार ये थोड़ी करेंगे कि बार बार उसको परीक्षण आवेश लेकर आएंगे तो हम चेक करेंगे कितना बल लग रहा। भाई हम एक फार्मूला निकालना चाहते हैं कि अगर एक सिंगल आवेश रखा है तो उससे 1 मीटर पर कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, 2 मीटर पर, तो उसका हम फार्मूला बनाएंगे, सूत्र बनाएंगे। ये थोड़ी करेंगे बार बार कि आप परीक्षण आवेश लाकर चेक करोगे बार बार। तो हम क्या करेंगे, इस क्यू आवेश, ये हेडिंग है आपका, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, मान लो एक बिंदु आवेश क्यू है और इसके कारण हम r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करना चाहते। कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कि यहाँ वैद्युत क्षेत्र कितना होगा किसी बिंदु पर, समझ में? तो माना एक बिंदु आवेश क्यू है, इसका लैंग्वेज ऐसे लिखना पड़ता, बोर्ड में आप बिना लैंग्वेज के डेरिवेशन करके मत आना, लैंग्वेज लिखना पड़ता है। और लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, जो आप उसमें कर रहे होते हैं, जो मान लो यहाँ एक पॉइंट P मान लिए हैं, यहाँ आवेश Q मान लिए हैं, दूरी R मान ली, तो इन सबको लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में। तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ। माना एक बिंदु आवेश Q है, माना एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अरे बात समझ में, माना एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। समझ में आया कुछ? फिर से बोल दे रहा हूँ एक बार, उसके बाद आगे बढ़ो। माना एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए क्या करेंगे, हम एक आवेश लेकर आएंगे, एक Q0 लेकर आओ। भाई कैसे चेक करेंगे, आवेश को लेकर आएंगे, कितना बल लगा रहा है उस बल को हम नोट कर लेंगे और बल में उस आवेश का भाग दे देंगे जिस आवेश को लेकर आए हैं। यही तो किए हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। देखो हम यहाँ पर क्या करते हैं, Q0 आवेश को बिंदु P पर लाकर रखते हैं। हम क्या करेंगे, Q0 आवेश को बिंदु P पर लाकर रखेंगे, Q0 आवेश को बिंदु कहाँ पर, P पर लाकर रखेंगे, और इस पर मान लो लगने वाला बल कितना है, F। अरे बात समझ में, माना एक बिंदु आवेश Q है, जिस इससे R दूरी पर एक, माना एक बिंदु आवेश Q है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर एक Q0 आवेश लाकर रखते हैं, स्थित करते हैं। यदि Q0 पर लगने वाला बल F है तो अच्छा ये बल F कितना होगा, F इज इक्वल टू, आप कूलाम्ब्स लॉ में पढ़े होंगे, अगर दो आवेश कुछ दूरी पर रखे होते हैं R दूरी पर तो उनके बीच लगने वाला बल होता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश
डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना पहला आवेश ये बन गया, दूसरा आवेश ये बन गया, तो ये इस पर कितना बल लगाएगा, पहला ये आवेश दूसरा ये आवेश, तो लगने वाला बल ये इस पर कितना बल लगाएगा 1/4πε0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर। समझ में आ रहा बात, ये लिखे हैं, ये वाला इस पे बल लगाएगा 1/4πε0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर। ये कूलाम सलाह में पढ़ा जाता, कूलाम के नियम में ये हो गया, इस पे बल लगा इतना, सब इक्वेशन नंबर 1। अरे बात सुनिए, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें यही निकालनी है कि इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो वैद्युत क्षेत्र कैसे निकालें, आप बताओ वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिभाषा क्या बोलता है कि ई जो होता है वो F/Q0 के इक्वल होता है। यही तो भी पढ़ाएं आपको इसके पहले कि किसी बिंदु एकांक कूलाम परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। Q0 पर इतना बल लगा है तो एक कूलाम पर कितना लगेगा F/Q0, यही तो वैद्युत क्षेत्र बनेगा। भाई अभी इसके पहले पढ़ाए, बल में आप किसका डिवाइड कर दोगे, जिस आवेश को लेकर आए हैं इसी का डिवाइड मार दो। तो F/Q0, F का मान 1/4πε0 पहला आवेश गुणे दूसरा आवेश डिवाइड बाई दूरी का स्क्वायर। ये तो बल का मान लिख दिए, डिवाइड में यहाँ से उठा के F का मान, समझ में आ रहा, F का मान यहाँ से उठा के इसमें रख दिए तो ये F हो गया, और डिवाइड में क्या है E बराबर हो जाएगा 1/, ये F का मान हो गया डिवाइड में Q0, Q0 से Q0 कैंसिल होगा, बचेगा क्या, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये है आपका, आ रहा बात समझ में, ये है वैद्युत क्षेत्र। तो किसी बिंदु आवेश के कारण, अब देखो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो किस पर निर्भर करेगा, एक तो आवेश पर निर्भर करेगा, दूसरा दूरी पर निर्भर करेगा, और माध्यम पर भी निर्भर करता है। हमने ये मान लिया है कि यहाँ के चारों तरफ का माध्यम कैसा है, निर्वात है। समझ में, माना एक बिंदु आवेश Q है, इसके चारों ओर का माध्यम निर्वात है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बिंदु P पर Q0 आवेश को लाते हैं। Q0 पर लगने वाला बल F है, तो F बराबर लिखेंगे 1/4πε0 Q0/r²। तो E बराबर क्या हो जाएगा F/Q0, तो E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। यहाँ से Q0 कैंसल, ये बचेगा आपका E। तो अब देखना वैद्युत क्षेत्र दो चीज़ों पर निर्भर करता है, एक तो माध्यम पर निर्भर करता है। ये निर्वात के लिए फार्मूला है, ये फार्मूला निर्वात के लिए, जब आवेश के चारों तरफ का माध्यम निर्वात हो। 1/4, ये किस पर निर्भर करेगा, एक तो आवेश पर निर्भर करेगा, आवेश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती। भाई ये कांस्टेंट है, नियतांक है ना ये, तो इसको हटाएंगे क्या आ जाएगा, समानुपाती। भाई नियतांक को हटाएंगे समानुपाती, तो आवेश के समानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ये आपको याद होना चाहिए, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो, आवेश के क्या होता है, समानुपाती। आवेश का मान बढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र यहाँ बढ़ेगा, दूरी बढ़ाएंगे वैद्युत क्षेत्र घटेगा। ये पूरा डेरिवेशन समझ में आया आपको, इतना समझ में आया। अब देखो एक चीज़ और इसमें बताने जा रहा हूँ, E बराबर होता है F/Q0। Q0 पॉजिटिव मानते हैं, Q0 को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। अब सुनना ध्यान से, यहीं पे Q0 को पॉजिटिव मानेंगे, तो मान लो ये प्लस है, तो Q0 पे बल किधर लगाएगा, भाई प्रतिकर्षित तो करेगा, इधर लगाएगा, Q0 पे बल इधर लगाएगा। बस लास्ट पॉइंट है, Q0 पे किधर बल लगाएगा, ये वाला। ये डेरिवेशन समझ में आया, तो इसको कॉपी करो तो हटाएं। बस 2 मिनट का और काम है इसमें। देखना, मैं यहाँ से फिर डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ प्लस Q आवेश था, P पॉइंट पर हमने क्या किया, यहाँ Q0 चार्ज ला के रखा, इस पर फोर्स लगा ऐसे F। ये इसको क्या करेगा, Q0 हमेशा प्लस माना जाता है, Q0 को परीक्षण आवेश को धनावेश मानते हैं। तो ये प्लस है, ये प्लस, बल किधर लगाएगा, प्रतिकर्षित करेगा, और जिस डायरेक्शन में जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र होगा। ये आप सदिश में पढ़े होंगे, सदिश विश्लेषण में, कि दो वेक्टर, दो सदिश के बीच में अगर बराबर लगा है तो जिस दिशा में बल होगा उसी दिशा में ये भी होगा। ये भी सदिश राशि है, ये भी सदिश राशि है, और दोनों के बीच बराबर लगा, इसका मतलब जिस दिशा में बल उसी दिशा में वैद्युत क्षेत्र। इसका मतलब इस आवेश के कारण
इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र किस डायरेक्शन में होगा? वैद्युत क्षेत्र आपका इस डायरेक्शन में होगा। आया बात समझ में? और वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु का होता है, इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र, इस बिंदु का वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु का होता है। मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे -q आवेश रख दिया, -q। तो अब सुनना ध्यान से, और हम यहाँ लेके आए P पॉइंट पर। ये डेरिवेशन में भी आगे डेरिवेशन करेंगे तो वहाँ 2-3 जगह काम आएगा। यहाँ हमने क्या किया, -q आवेश रखा, अब Q0 आवेश रखा, सॉरी, और Q0 पर बल किधर लगाएगा? ये Q0 को पॉजिटिव मानते हैं, ये माइनस क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित? आकर्षित करेगा ना, तो आकर्षित करेगा ऐसे। अरे बात समझो। तो ये अब बल इधर लगा, तो जब बल इधर लगा तो वैद्युत क्षेत्र भी किधर होगा? बल के ही दिशा में होगा। इसका मतलब, अब ध्यान से सुनना, एक लाइन, प्लस आवेश के कारण अगर धन आवेश है, तो अगर कोई धन आवेश है तो उसके कारण किसी बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र होता है उससे दूर होता। बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट है ये समझना ध्यान से। अगर कोई धन आवेश है, देखो वैद्युत क्षेत्र सदिश राशि है तो उसके पास दिशा होगा ना, तो किसी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, उससे दूर रहेगा और उसी लाइन में होगा। मान लो या इस आवेश के कारण हमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना, तो ये वैद्युत क्षेत्र ऐसे नहीं होगा, इस आवेश को इस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग होगा, उसी के अनुदिश रहेगा, उसी लाइन में रहेगा। ये नहीं कि इधर उधर तिरछा रहे। इस प्लस आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र निकालें तो इसी लाइन में होगा, चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा। तो प्लस होगा तो प्लस से दूर होगा, और अगर माइनस आवेश है तो उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा इस बिंदु पर माइनस की तरफ होगा। ये याद रखना। अरे बात सुनिए, जैसे यहाँ माइनस आवेश बनाए और हमें वैद्युत क्षेत्र यहाँ निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो इसी के लाइन में होगा, इसी की ओर होगा। आ रहा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में? अगर मान लो एक कॉन्सेप्ट और है, अगर इसके चारों तरफ का कोई माध्यम भरा हो और इस माध्यम का परावैद्युतांक के हो, ये तो कूलाम सलाह में भी आप पढ़े हो कि अगर किसी आवेश के चारों तरफ का माध्यम भरा हो कोई और परावैद्युतांक उस माध्यम का के हो, तब वैद्युत क्षेत्र का परिभाषा क्या लिखेंगे, सॉरी फार्मूला क्या होगा? यही के आ जाएगा ना, ये तो आपको पता होगा। यहाँ क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ये निर्वात के लिए है, और जब कोई परावैद्युतांक भरा होगा, कोई पदार्थ भरा होगा जिसका परावैद्युतांक कितना है, के, तो यही के आ जाएगा। तो ये फार्मूला तब लगाएंगे जब माध्यम हो, और ये फार्मूला तब लगाएंगे जब कैसा हो, निर्वात हो। इतना समझ में आया? बस। तो इससे रिलेटेड एक ग्राफ बता दे रहा हूँ आपको, आगे बढ़ाऊँगा। बस एक लास्ट यही एक ग्राफ जल्दी से बना दें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर फिर आएगा इसके बाद का। तो ग्राफ क्या है, ये भी कभी कभी पूछ सकता है, ग्राफ क्या होता है? ई तथा आर में ग्राफ, आर में ग्राफ, ई तथा आर में ग्राफ कैसे बनाएंगे ग्राफ? देखो, अच्छा कौन किस पर निर्भर करेगा, आर ई पर निर्भर करेगा या ई आर पर? भाई जैसे जैसे दूरी बदलेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा, ई की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, तो ई निर्भर करेगा दूरी पर। तो ई को यहाँ रखेंगे और आर को यहाँ रखेंगे और ग्राफ ये बनेगा आपका। ये मैथमेटिकल टूल में ये सब ग्राफ पढ़ाया जाता है कि ग्राफ ये कैसे बनाते हैं। भाई रिलेशन देखना आप, ई बराबर होता 1/4 π0 Q/r²। ये कांस्टेंट, भाई किसी आवेश को रख दोगे, दूरी आप घटाते बढ़ाते रहो, क्यू का मान बदलेगा? किसी आवेश को यहाँ रखे, हम दूरी घटा बढ़ा रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, आवेश कांस्टेंट रहेगा, आवेश नहीं बदलेगा। ये भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हटा के क्या लगा सकते हैं, समानुपाती। तो यहाँ ऐसे आएगा। तो इसका जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही बनता है। तो ई और आर में ग्राफ ये याद रखना, कब, बिंदु आवेश के कारण जब वैद्युत क्षेत्र निकालना होगा तब ऐसा ग्राफ बनता है। इतना है समझ में? और एक चीज़, ये कहीं कट नहीं करेगा। अच्छा वैद्युत क्षेत्र जीरो कब होगा? इस फार्मूले में वैद्युत क्षेत्र जीरो कैसे आएगा बताना? जब आर अनंत हो तब। भाई इसका मान अनंत करेंगे ना, तब जाके ये जीरो होगा। जब ये अनंत रहेगा तब ये जाके क्या होगा, जीरो। याद रखना, जब आर अनंत होगा तब जाके ई जीरो होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ कहीं कट ही नहीं करेगा। ये वैद्युत क्षेत्र, ये ग्राफ कब जाके इसको मिलेगा, इस लाइन को, जब ये अनंत पर मिलेगा, और अनंत का हमें पता ही नहीं है। तो ये ग्राफ कहीं मिलेगा नहीं ऐसे। आ रहा बात समझ में? ये ऐसे
सीधा भी नहीं होगा, ऐसे से ऐसे जाएगा, लेकिन ये अनंत पे जाके मिलेगा इसको। कहीं ग्राफ कट मत कर देना। तो ये ग्राफ है आपका, फार्मूला है, डेरिवेशन पूरा उम्मीद करता हूँ कि पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर इससे आगे जो भी है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में बलयुग्म का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण, तो ये सब आपको टॉपिक कवर कराएंगे। ठीक है।